हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के बारे में। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होता है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक डीएनए सीक्वेंस है जो कि जिसमें कि एबिलिटी होती है कि ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जंप करके आइदर सेम क्रोमोजोम में या डिफरेंट क्रोमोजोम में, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में ये जा करके वहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये क्या है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट have the ability to change its position either in the same chromosome or in the another homologous or non homologous chromosome। इसे जंपिंग जीन भी कहा जाता है। जंपिंग जीन मीन्स ये जंप करता है, ऐसा जीन, ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जंप करके चला जाए। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डीएनए सीक्वेंस विच हैज ability to change its position either in the same chromosome or different chromosome। ठीक है, तो इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था बारबारा मैकलिंटॉक ने, रिपोर्ट किया था बारबारा मैकलिंटॉक ने मेज में। ठीक है, किसमें? मेज में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1983 में। ठीक है, तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या करता है कि अगर ये एक जगह से किसी क्रोमोजोम में, अगर यहाँ से उठ करके अगर यहाँ पे सेम क्रोमोजोम में भी जा रहा है तो ये क्या करेगा? इस जीन, यहाँ पे जो जीन्स हैं उनको ये डिस्टर्ब कर देगा, तो इनके फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये नया जो ये जीन प्रोटीन इनकोड कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, या हो सकता है कि दूसरा प्रोटीन इनकोड कर दे। तो इसके कारण क्या हो सकता है? ये जेनेटिक जीनोम साइज को भी चेंज कर देता है, जीनोम साइज को भी चेंज कर सकता है। उसके बाद म्यूटेशन में भी इसका रोल है, उसके बाद हो सकता है कि सप्रेस द एनी एक्टिविटी, ये जो प्रोटीन इनकोड कर रहा है उसके एक्टिविटी को सप्रेस कर दे। ठीक है, मतलब कि इसके जीन्स के फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर दे। तो अगर डिस्ट्रॉय कर देगा तो ये उसके कुछ एक्टिविटी भी सप्रेस हो जाएंगे। सप्रेसेज द जीन फंक्शन और एक्टिविटी, जीन फंक्शन और एक्टिविटी। तो अब हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की अगर टाइप पे देखते हैं तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट मेनली दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में आते हैं कॉपी एंड पेस्ट टाइप। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की अगर टाइप की बात करते हैं तो टाइप 1 में आते हैं, टाइप 1 में मेनली आते हैं जो कि वो अपने आरएनए इंटरमीडिएट, डीएनए इंटरमीडिएट बना करके आरएनए से वो ट्रांसपोज करते हैं, जिसमें कि रेट्रोपोजॉन्स आते हैं। ट्रांसपोज बाय मेकिंग डीएनए इंटरमीडिएट ऑफ देयर आरएनए कॉपी। ठीक है, अपने आरएनए का डीएनए कॉपी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम बाद में देखेंगे। इसमें मेनली आते हैं रेट्रोपोजॉन्स। ठीक है, रेट्रोपोजॉन्स ये जो होते हैं कॉपी एंड पेस्ट टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, पेस्ट टाइप मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इसे हम, इस मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टाइप 2 में क्या होता है कि टाइप 2 में होता है कि ट्रांसपोज एज डीएनए। ठीक है, डीएनए के तरह ही ये ट्रांसपोज, डीएनए कॉपीज के तरह ये ट्रांसपोज करते हैं। तो इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो आते हैं इंजर्शन सीक्वेंस एलिमेंट। ठीक है, इसे आईएस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और दूसरा होता है कंपोजिट ट्रांसपोजॉन। ठीक है, तो इनके एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम आगे देखते हैं कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर इंजर्शन सीक्वेंस की बात करते हैं, टाइप 2 से चलते हैं, तो
इंजर्शन सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोजॉन होता है। इंजर्शन सीक्वेंस क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोजॉन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोजॉन, ठीक है। इसकी साइज जनरली होती है 800 से 1400 बेस पेयर, 800 से 800 टू 1400 बेस पेयर के साइज में अप्रोक्स होता है, ठीक है। और इसमें जो है सो फ्लैंकिंग रिपीट्स होते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड सपोज दैट कि अगर ये 800 800 टू 1400 बेस पेयर का है, ठीक है, तो इधर जो है सो 9 से 24 बेस पेयर का रिपीट्स होंगे, 9 से 24 बेस पेयर के रिपीट्स होंगे। या तो डायरेक्ट रिपीट होंगे या फिर इन्वर्टेड रिपीट भी हो सकते हैं। इन डायरेक्ट रिपीट और इन्वर्टेड रिपीट, सपोज दैट कि इधर ए टी जी सी सी है, ठीक है, तो डायरेक्ट रिपीट कैसे हो जाएगा? ए टी जी सी सी। अगर इन्वर्टेड रिपीट है तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, मीन्स ये इधर आएगा टी जी सी सी ऐसे, ठीक है। तो ये इंजर्शन सीक्वेंस का कैरेक्टर। तो सबसे पहले एक इसमें ये डिस्कवर किया गया था ई कोलाई में, ई कोलाई में इसे रिपोर्ट किया गया था 4 इंजर्शन सीक्वेंस को। वो थे IS1, IS2, IS3 और IS4। तो इसके भी सेम सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ये जब इंटीग्रेट करता है, ये जब एक जगह से जा करके सपोज दैट यहाँ से जंप करके दूसरे जगह इंटीग्रेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉयज द जीन फंक्शन, डिस्ट्रॉयज द जीन फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, ठीक है। और क्या होगा? जीन फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद म्यूटेशन हो गया। और एक कभी कभी क्या करता है कि रिकॉम्बिनेशन प्रमोट रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। कैसे? नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, तो इसे कहते हैं इलेगिटिमेट रिकॉम्बिनेशन। तो ये होता क्या है? सपोज दैट कि यहाँ से किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में जाके इंटीग्रेट हो गया, यहाँ से गया ये कोई नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में जाके इंटीग्रेट हो गया, और इसका सीक्वेंस उसके किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के सीक्वेंस से अगर मैच हो गया तो उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन को प्रमोट कर देगा। तो उस टाइप के रिकॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? इलेगिटिमेट रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ, एक चीज, ये ट्रांसपोजिशन होता कैसे है, ठीक है। तो ये जो इंजर्शन सीक्वेंस है ये कोड करता है एक एंजाइम ट्रांसपोजेज एंजाइम ही वो इस ट्रांसपोजिशन के, इंजर्शन सीक्वेंस के या कंपोजिट ट्रांसपोजॉन के ट्रांसपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इंजर्शन सीक्वेंस की बात हो गई। अब हम कंपोजिट ट्रांसपोजॉन को देखते हैं, टाइप 2 का ही दूसरा टाइप जो कंपोजिट ट्रांसपोजॉन है। तो कंपोजिट ट्रांसपोजॉन भी लगभग सेम ही है, सारे फंक्शंस भी इसके सेम होंगे। कंपोजिट ट्रांसपोजॉन तो इसके फंक्शन सारे सेम होंगे। इसका जो ये ऐसा माना जाता है, इसकी लंबाई ऑलमोस्ट मोर देन 2000 बेस पेयर के आसपास होती है, ठीक है। और इसमें इसका जो होता है सो अगर ये सीक्वेंस है, जैसा कि पहले ही हम कह चुके हैं कि ये डीएनए सीक्वेंस है, तो इसका जो सीक्वेंस होता है तो इसके दोनों साइड फ्लैंकिंग इंजर्शन सीक्वेंस ही होते हैं जो कि ट्रांसपोजेज को कोड करते हैं, ठीक है। और यही रिस्पॉन्सिबल, इंजर्शन सीक्वेंस ही रिस्पॉन्सिबल है इसके भी ट्रांसपोजिशन के लिए। लेकिन बीच में जो एलिमेंट होते हैं वो कोई ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका ट्रांसपोजिशन में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये ट्रांसपोज करते हैं। जैसे कि कोई एलिमेंट होंगे जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सपोज दैट क्या कि क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंस या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो जीन होंगे
ये इस दोनों फ्लैंकिंग के इंजर्शन सीक्वेंस के साथ ट्रांसपोज करके दूसरे जगह पे जाके इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लोरमफेनिकॉल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो TN9, तो TN9 में इंजर्शन सीक्वेंस 1 होता है। ठीक है, TN9 में, और क्लोरमफेनिकॉल रेजिस्टेंस होता है, और इसके जो इंजर्शन सीक्वेंस की लंबाई होती है वो 768 बेस पेयर की होती है। ठीक है, 768 बेस पेयर की, और ये जो होते हैं सो सिंगल मीन्स डायरेक्ट रिपीट में होते हैं। लेकिन इसके इंजर्शन सीक्वेंस में भी जो हम बताए थे, इंजर्शन सीक्वेंस में भी इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं ना, तो इस इंजर्शन सीक्वेंस में भी इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे। तो इसमें 23 बेस पेयर का इन्वर्टेड रिपीट्स होता है। ठीक है, तो ये मतलब कि कंप्लीट इंजर्शन सीक्वेंस, जो कि इंजर्शन सीक्वेंस पहले हम बात कर चुके हैं, वो कंप्लीट इंजर्शन सीक्वेंस होता है। बस बीच में एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस या कोई दूसरा ऐसा जीन जिसका कोई ट्रांसपोजिशन में कोई रोल नहीं होता है, वो सिचुएटेड होता है, और उसके द्वारा एक, इसीलिए इसे कंपोजिट ट्रांसपोजॉन कहा गया है। इसके सारे फंक्शंस जो होंगे वो इंजर्शन सीक्वेंस की तरह होंगे। ट्रांसपोजेज जीन को भी यही इंजर्शन सीक्वेंस ही कोड करेगा जो कि ट्रांसपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा एग्जांपल है TN10। ठीक है, इसमें इंजर्शन सीक्वेंस 10 होता है। ठीक है, तो इंजर्शन सीक्वेंस 10 की लंबाई 1329 बेस पेयर की होती है। फिगर बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो TN10 में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसकी 1329 बेस पेयर की होती है, 1329 बेस पेयर, और इसके जो रिपीट्स होते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। ठीक है, इंजर्शन सीक्वेंस के जो रिपीट्स होंगे इन्वर्टेड होंगे। ठीक है, और इसके इंजर्शन सीक्वेंस के अपने रिपीट्स जो हैं, ठीक है, वो 22 पेयर के, वो तो इन्वर्टेड होते ही हैं। ठीक है, वो तो इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे ही। तो ये हो गई कंपोजिट ट्रांसपोजॉन की बात। अब हम रेट्रोपोजॉन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो रेट्रोपोजॉन की बात टाइप 1 में, तो रेट्रोपोजॉन मेनली रेट्रोवायरसेज के द्वारा होता है। रेट्रोवायरसेज, तो रेट्रोवायरस क्या करते हैं, अपने आरएनए को डीएनए कॉपी बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, जिसमें कि एंजाइम इन्वॉल्व होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रेट्रोपोजॉन या रेट्रो ट्रांसपोजॉन। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होता है कि रेट्रोवायरसेज के द्वारा ये होता है। ठीक है, रेट्रोवायरसेज, तो रेट्रोवायरस होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने होते हैं, जिसका दो कॉपी उनके जीनोम में होता है। रेट्रोवायरस के जीनोम में 2 कॉपीज ऑफ ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का होता है। ठीक है, तो एक ऐसे 2 कॉपी ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो ये क्या करेगा कि आरएनए जो है सो अपना डीएनए का कॉपी बनाता है। ठीक है, डीएनए कॉपी बनाता है कैसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में होता है डीएनए टू आरएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए सेंट्रल डोग्मा के अनुसार ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनेगा, आरएनए टू डीएनए। तो एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जो ये डीएनए कॉपी बना, ये जाकर के वहां न्यू होस्ट सेल में इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट इनटू न्यू होस्ट सेल। ठीक है, न्यू होस्ट सेल, और इसी डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो कि ट्रांसपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही उसी का कॉपी डीएनए में ट्रांसपोजेज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और जाकर के न्यू होस्ट सेल में जाकर इंटीग्रेट होगा। फिर वो डीएनए नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा अपना आरएनए कॉपी बनाएगा और अपना फंक्शनिंग शो करेगा। आइदर वो उसके फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर दे या म्यूटेट कर दे, ठीक है, या फिर उसके जीनोम साइज को अल्टर कर दे। मतलब कि अगर कोई भी फॉरेन जीन, दूसरा जीन किसी दूसरे जीन के पास क्रोमोजोम में जा रहा है तो उसको तो डिस्टर्ब करेगा, या तो नया प्रोटीन कोड करेगा तो नया एक्टिविटी शो होगा,
नया कोई फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा, या हो सकता है कि उसके जीन को जो है डिस्टर्ब कर दे तो उसका फंक्शन ही बंद हो जाए, तो कोई एक्टिविटी ही सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तो रेट्रोपोजॉन की एक एग्जाम्पल है टाई एलिमेंट, टाई एलिमेंट, ठीक है, ईस्ट में। तो इसका क्या होता है, ट्रांसपोजॉन, फुल फॉर्म ट्रांसपोजॉन ईस्ट एलिमेंट, इसको फुल फॉर्म में कहेंगे तो ट्रांसपोजॉन ईस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो टाई एलिमेंट जो ईस्ट में होते हैं ये मेनली दो तरह के होते हैं। ठीक है, टाई 1 और टाई 417, ठीक है, सॉरी 917। तो जनरली ईस्ट में इसकी 30 कॉपी होती है, 30 कॉपीज, और इसकी 6 कॉपीज होती है। ठीक है, और इसकी साइज जो होती है टाई एलिमेंट की वो नॉर्मली 6300 बेस पेयर की होती है। कितने की होती है, 6300 बेस पेयर, और उसमें जो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं 330 बेस पेयर के होते हैं, उन रिपीट्स को हम कहते हैं डेल्टा रिपीट्स। ठीक है, और इसमें दो ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं, एक टाई ए जो कि डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को इनकोड करता है, और टाई बी जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रोटीएज और इंटीग्रेज से होमोलॉजी होती है। क्या हुआ, 6300 बेस पेयर का हुआ। इसके जो इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे 330 बेस पेयर के। ठीक है, क्या होंगे इन्वर्टेड, इसे डेल्टा रिपीट्स भी कहते हैं, डेल्टा रिपीट, क्या, डेल्टा रिपीट। ठीक है, तो ये जो टाई एलिमेंट है 6300 बेस पेयर का हुआ, इसमें दो ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं, टाई एलिमेंट के दो ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, टाई ए और टाई बी। टाई ए क्या होता है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को इनकोड करता है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो कि डीएनए से बाइंड करता है जब डीएनए बनता है तो, और टाई बी जो होता है सो इनकोड करता है बहुत सारे एंजाइम को, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज इत्यादि एंजाइम को वो इनकोड करके फंक्शन करता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला। तो इस तरह से वो रेट्रो ट्रांसपोजॉन हो गए ये क्लास 1 के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो कि कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, और क्लास 2 के कौन से हो गए, इंजर्शन सीक्वेंस और कंपोजिट ट्रांसपोजन जो कट एंड पेस्ट टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इन दोनों मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट वीडियो, हाँ, और ट्रांसपोजिशन का जो मैकेनिज्म होता है वो 3 तरह से होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म। तो इन मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।